सर, ये गुजरात में अभी एक क्लाइंट में ट्रेंड चल रहा है कि पेमेंट आफ्टर वीजा भी नहीं, आफ्टर इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद। तो नहीं, वैसे ये भी क्लाइंट को गलत है। सर कैसे? ये भी आधी इंफॉर्मेशन है। पेमेंट कनाडा के अंदर पहुंच के होटल के अंदर खाना वाना खा लो, 2 दिन सो जाओ, उसके बाद। ठीक है, ये कनाडा भी हो सकता है, ये यूएसए भी हो सकता है। कोई हाँ। दिक्कत ही नहीं है उसमें भी। आपको जब आप पहुंच जाओगे वहां पर अपना बंदा मिलेगा, वो भी काले रंग की गाड़ी में ले जाएगा, रात को न्यूयॉर्क भी घुमाएगा। ठीक है, 2-3 दिन पार्टी करने के बाद। ठीक है, ऐसा भी है। तो तो वैसे क्लाइंट को सर हम कैसे फेस तो करें? वहां पर जो काली गाड़ी के अंदर घुमाएगा, पार्टी करवाएगा, वो 3 दिन के बाद जब पैसे मांगेगा, तो वो पैसे एक ही बार मांगेगा। अगर पैसे नहीं दोगे तो उसके पास बहुत सारे और तरीके होंगे। आप सोचो, ऐसे इंसान को आप कहीं पे ले जाके गोली अगर कोई मार दे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप समझो इस बात को। ठीक है, तो ये आपका अगर इतना बढ़िया नेटवर्क है, भाई पैसे बाद में दोगे ना। रीच, रीच के पैसे बताओ भाई आप। ठीक है, तो जहां पर आप रीच करवा रहे होते हो वहां पर आपका नेटवर्क होता है। पैसे नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है, फिर जहां पर रहता है वहां पे भी आपका नेटवर्क होता है। जिस गांव का है, जिस शहर का है, ठीक है, कोई ना कोई तो उसके पीछे घर वाले होंगे, तो उसके घर में बैठ जाते हैं जाके, हाँ जी पैसे दो। समझे? तो ये होता है। ठीक है, ऑब्वियसली इन चीजों के पैसे ज्यादा होते हैं, और ये वो लोग डिमांड करते हैं जो पैसे, वीजा लिया, वीजा तो मिल गया, पैसे दे दिए और फिर एयरपोर्ट से वापस आ गए। फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वीजा भी ले लिया, एयरपोर्ट में भी बैठ गया, मतलब एयरपोर्ट से भी क्लियर हो गया, इमिग्रेशन से भी क्लियर हो गया, हवाई जहाज में बैठ के वीडियो बना दी कि हाँ जी पापा मैं बैठ गया हूँ, आप पैसे दे दो। ठीक है, पापा ने पैसे दे दिए। जैसे ही पहुंचा, वहां पर से उन्होंने वापस लौटा दिया कि बेटा पैसे कम मिले हैं, वापस जाओ। ठीक है, फिर अब ये इसको और अक्कल आ जाती है, फिर वो कहता है भाई मैं पहुंच जाऊंगा, फिर वहां जाके देखूंगा। ठीक है, फिर ऐसे पहुंच जाता है, बाहर बैठता है काली रंग की गाड़ी में, फिर कहता है पापा मैं पहुंच गया हूँ, पैसे दे दो। फिर पापा पैसे दे देते हैं। फिर 3 दिन के बाद बेटा कहता है कि पापा ये यूएसए नहीं है, ये तो जमाइका है, मुझे लगा यूएसए है। ठीक है, अब और अक्कल आ गई। अब अगली बार कहता है कि नहीं, मैं टाइम स्क्वायर पे घूमने के बाद आपको पैसे दूंगा। जब मुझे विश्वास हो जाएगा, मेरे घर वाले देख लेंगे हाँ ये टाइम स्क्वायर है, फिर मैं पैसे दूंगा। कहने कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम स्क्वायर इज अ रेड लाइट एरिया। ठीक है, तो अगर किसी को ये लगता हो ना कि टाइम स्क्वायर बड़ी ही इट्स अ हैपनिंग प्लेस, मैं तो चाहूंगा कि मेरा क्या कहते हैं, अपना घर जो है मैनहट्टन में, और टाइम स्क्वायर मेरे घर से जैसे यहाँ से दिखाई देता है बाराखंबा और राष्ट्रपति भवन, वहां से मुझे टाइम स्क्वायर दिखाई दे। ठीक है, मेरा ड्रीम है। right? और वो ड्रीम मैं फुलफिल कर लूंगा थोड़े सालों में। राइट, इतनी अच्छी जगह जरूर है, पर ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर तरह के गलत काम होते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है सर। आपने टाइम एक्सपीरियंस स्क्वायर। किया, वेरी गुड। आपने किया ही है। देखो, यस। देर आर लॉट ऑफ गर्ल्स विच आर नॉट वेयरिंग क्लोथ आर एंड स्टैंडिंग देयर फॉर द फोटोग्राफ्स। आपने अपनी आंखों से देखा ही होगा। हम्म। ठीक है, तो ये तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप वहीं, ड्रग्स बिक रही है, हजारों चीजें हो रही है, बट फिर भी है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नो डाउट द फील टाइम्स ऑफ टाइम स्क्वायर हैज, मेरे को तो कहीं और मजा आया नहीं। चलो जो भी है। ठीक है, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? आंसर बाकी जो हम किसी को, जो हम उन्हें स्लिप देते हैं कि हाँ भाई हमने 10,000 रुपये ले लिया, वो स्लिप देने से ज्यादा मेरे हिसाब से उसको नोट ज्यादा जरूरी है कि इट इज 100% नॉन रिफंडेबल। हाँ, मैंने यही तो समझाने की कोशिश की कि अगर आपने साफ साफ मुंह पे बोल ही दिया कि भाई ये वापस नहीं होगा, तो बात खत्म। अगर आप ये चीज क्लियर ही नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जो आप पैसे दे रहे हो ये 100% नॉन रिफंडेबल है।
एम्बेसी भी ये बात बोल रही है। ठीक है। एम्बेसी पर उसको उतने अच्छे ढंग से नहीं बोल रही जितने अच्छे ढंग से आपके लिए बोलना जरूरी है, क्योंकि दैट पर्सन इज कमिंग एंड स्टैंडिंग एट योर हेड। वो तो आपके सिर के ऊपर आके खड़ा होगा ना। ठीक है। एंड दूसरा सर, अभी जो एक फ्लाइट जो यूएई से फ्रांस गई थी, बाद में वापस आ गई थी, जिसमें सब वो डिपोर्ट होके आए थे, तो उसके बाद एज पर द सब न्यूज़पेपर्स उसमें सब रिपोर्ट हो गए नहीं आए थे। करीब कुछ रह गए तेरह थे। 13 लोगों ने असैलम लिए। अच्छा सर। और मैं भी यही उसमें कहने वाला भी था। एक शायद एक का तो पासपोर्ट ही फर्जी था सर। एक ही का फर्जी था। मैंने तो एक ही का पढ़ा सर, बाकी पता नहीं अब अंदर में क्या चल रहा। चलो ठीक है, दुबई तो हब है, आप दुबई में बैठे हो। एंड सेकंड सर, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स दैट एनी एजेंट कैन टेक ओनली 30,000 फ्रॉम द स्टूडेंट। 30,000 सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी के आप ले सकते हो, कि आप कह रहे हो कि हाँ मैंने गाइड किया तो मैंने 30,000 रुपीज चार्ज किए। ठीक है। यस सर। बट देर आर मेनी अदर वेज टू चार्ज फॉर। ओके सर, जैसे कि आगे बताएंगे, आगे बताएं। पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों की 6 बजे मेरे साथ क्लास थी और जिन्हों का नया कोर्स है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं परसों फ्राइडे को 6 बजे। और बाकी जिन लोगों का पहले से कोर्स चल रहा है उन्हों की आज लास्ट क्लास है। तो मैं एक बार मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। से कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे की कमिटमेंट ली जाए। कई ऐसे सर भी इसके हैं चार्ज तो कैसे बढ़ाते हैं सर, मतलब कि भाई कई, वीजा आ जाए इनको। ये तो आपकी नॉलेज पे है, जैसे जैसे आपके पास नॉलेज आती जाएगी वैसे वैसे चांस बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और जब इसमें बेस्ट क्या रहता है सर, टूरिस्ट वीजा रहता है इसमें बेस्ट उनको देना, या वर्क वीजा पे कोडिंग कुछ करा के कुछ सिखा के कौन सी ज्यादा रहता है सर? देखो, दिक्कत ये है कि मार्केट के अंदर जो लोग घूम रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जो चाहते हैं ये वीजा लेना, ये लोग टाइम नहीं देते हैं। ये तो चाहते ही नहीं है कि हाँ ठीक है आप 2 महीने ले लो, 3 महीने ले लो। ये तो कहते हैं कि आज पासपोर्ट लो और 4 दिन के बाद हमें हवाई जहाज में बिठा दो। हम्म। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? गुड सर, हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग। एनी गुड क्वेश्चन? इवनिंग सर। कैसे हो विशाल? बढ़िया जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़िया है। कोई सवाल है तो पूछो। कोई सवाल नहीं है? नो सर। बस ये थोड़े से चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आपके पास जब क्लाइंट आता है तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो आपके पास अलग अलग तरह के क्लाइंट आते हैं, राइट? और पहले हम इसको गुड क्लाइंट। इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा कि मेरे को वीजा। ठीक है। तो अब आपने जो उसको वीजा देना है नहीं देना है, आपको क्या कहते हैं, हाँ बोलना है ना बोलना है। ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप हर क्लाइंट को ही हाँ बोले। ठीक है। जो लोग सिर्फ सब्जी बेच रहे हैं, गए होंगे आप लोग कभी सब्जी लेने, मैं तो गया हूं। ठीक है। पहले तो बहुत जाते थे, अब थोड़ा कम हो गए। तो
सब्जी वाले भी कई बार मना कर देते हैं ना कि नहीं भाई नहीं, अगर उनसे नेगोशिएट करो तो वो भी आपको मना कर सकते हैं, है ना। और सेम चीज है कि आपको भी जरूरी नहीं है कि हर एक किसी को ही हाँ बोलना है। ओके। तो अब पहले तो अपने क्लाइंट को आप लोग समझना शुरू कीजिए, उसको चूज करना शुरू कीजिए, तो वो क्लाइंट चाहिए है या वो क्लाइंट नहीं चाहिए। ठीक है। तो कॉमनली अगर हम बात करते हैं कि किस तरह का क्लाइंट है, तो आपके पास मेजरली जो क्लाइंट है वो कहता है कि जी मुझे तो बस वीजा चाहिए, आप जैसे भी करो, जो भी करो, मेरे को वीजा दिलवा दो। ठीक है। पहला तो ये क्लाइंट है। ठीक है। दूसरा क्लाइंट है वो कहता है हाँ कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, कुछ मेरे पास नहीं है। राइट। और तीसरा क्लाइंट है जो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, आप जो कहोगे मेरे पास वो सब है। ओके। तो पहले तो ये समझो कि जो क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे आप सिर्फ वीजा दिलवा दो, सबसे ज्यादा चार्जेस वो ही पे करता है ना। और यही एक ऐसा क्लाइंट है जो कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जो कह रहा है कि मैं सिर्फ पासपोर्ट दूंगा, वही ऐसा क्लाइंट है जो कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पहले आप मेरे को वीजा दोगे, फिर मैं आपको पासपोर्ट दूंगा। ऐसे ही हो रहा है ना मार्केट में, आप लोग सुनते भी होंगे। फिर एजेंट को बड़ी परेशानी होती है। एजेंट कहता है कि भाई ऐसे कैसे, पहले हम वीजा लगवाएं, अपना खर्चा करें, फिर आप पैसे दोगे। ठीक है। तो ये आपको चूज करना है कि आपने इस तरह के क्लाइंट को हाँ बोलनी है या ना बोलनी है। आपको क्या लगता है कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट नहीं आते होंगे? अभी थोड़ी देर 10 मिनट पहले कोई लड़का व्हाट्सएप के ऊपर बिल्कुल लॉस्ट हो गया था। लॉस्ट होने का मतलब ये होता है कि वो धक व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे कॉल, क्योंकि कोई एक दो वीडियो देखी, एकदम से एक्साइटमेंट हो गई कि हाँ भाई ये इंसान कुछ कर देगा हमारे लिए, और बहुत सारे तरह से डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। फिर आप क्या करोगे? फिर आप ब्लॉक करोगे। खैर अभी तक मैंने उसे ब्लॉक किया नहीं। ठीक है। और इनसे पता लग जाता है आपको कि ये बस ये सोच रहे हैं कि ये वीजा लगवा दे, उसके बाद हम पैसे दे देंगे। क्यों? क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं कि इसको नॉलेज होगी, और पैसे जो बाद में देने में तो कोई नुकसान है ही नहीं। मेरे पास क्योंकि टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरे को हर एप्लीकेशन के 3 लाख रुपए मिलते हैं, तो क्या मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ब्लॉक ही तो करूंगा इवेंचुअली। ठीक है। जिस जो कोई भी एजेंट एक दिन के अंदर अगर 5,000 रुपए भी कमा रहा है ना, वो भी इस तरह के क्लाइंट को मना कर कि जी सॉरी, मैं नहीं करूंगा आपके लिए। ठीक है। कई ऐसे क्लाइंट हैं, कई ऐसे एजेंट हैं जो हर तरह से कोशिश करते रहते हैं, पर उनके पास कहीं 5 महीने में जाके एक क्लाइंट आता है। अगर वो ये कहे ना कि हाँ हम आपसे 10,000 रुपए लेंगे एक एप्लीकेशन के, तो उनको हो सकता है कि 5 महीने में जाकर एक क्लाइंट मिले। ठीक है। तो इस तरह का एजेंट क्या करेगा? इस तरह का एजेंट कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे को फाइल दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, मैं वीजा लगवा दूँ। ठीक है। तो अब ये आपको चूज करना है कि क्या आप उस कैटेगरी में हो कि आपको कोई बिजनेस दे ही नहीं रहा। अगर आप पैसे मांग रहे हो तो आपको कोई बिजनेस नहीं दे रहा, जब आप कहोगे कि हाँ पैसे बाद में, तब आपको बिजनेस मिलेगा। ठीक है। जहां आप ये बात बोलते हो कि हाँ जी पैसे बाद में, तो बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है, तो अब के लिए टाइम भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। पहली बात तो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो टाइम चाहिए है। ठीक है। दूसरा, जिसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके ऊपर आपको खुद को खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है।
तो अगर इस तरह का सिर्फ आपको एक ही क्लाइंट मिलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान में रहने वाले। तो ये काम होता कैसे है? ये काम ऐसे होता है कि कम से कम 20 फाइल दी जाती है, 20 क्या, ऐसी 200 फाइल भी मिल जाती है। ठीक है, 200 के 200 का बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ठीक है, 200 के ऊपर पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, मान लो कि हर फाइल के ऊपर आपके 10,000 रुपए खर्च होते हैं, तो आपके अच्छे खासे पैसे खर्च हो गए, करीब आप मान लीजिए क्या कहते हैं, 2 लाख रुपए खर्च हो गए। ठीक है, अब जब आपके अच्छे खासे पैसे खर्च हो गए, 2 लाख भी नहीं, 20 लाख रुपए आपके खर्च हो गए। ठीक है, 20 लाख रुपए जब आपके खर्च हो गए, ठीक है, आपने ऐसे इतने सारे लोगों का अप्लाई किया, अगर 10 का भी आ गया और उन 10 ने भी आपको 20 20 लाख रुपए दिए, तो आपके पास 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की 20 लाख की और कमाए 2 करोड़। ठीक है, तो ये एक तरह का जुआ हो जाता है, एक तरह का तुक्का हो जाता है। ठीक है, आया आया, नहीं आया नहीं आया। तो ये एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं, और जो ऐसा भी नहीं कर रहे, जो अपने आप 20 लाख रुपए खर्च करना भी तो एक बड़ी बात है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये आगे किसी ऐसे एजेंट को ढूंढ रहे हैं जो इनसे पैसे नहीं लेगा, तो आगे किसी और को पकड़ा देते हैं। तो अगर इनके पास 200 पासपोर्ट भी हैं, ठीक है, तो ये इनको सिर्फ 10 ऐसे एजेंट चाहिए, 20 20 20 20 पासपोर्ट उनको पकड़वाए, और देखा किससे आया किससे नहीं आया, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, खुद का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि खुद तो सिर्फ बीच में एक पोस्टमैन की तरह रहे ना, एक जगह से लिया, दूसरे आगे दिया, और काम खत्म। ठीक है, वीजा आ गया तो पैसे मिल गए, वो भी आगे पैसे देने, तो कुछ अपने पास रख लिए, कुछ जिसने किया काम उसको दे दिए। ठीक है, तो अगर इस तरह का आपको काम करना है तो फिर तो कोर्स यहीं खत्म, फिर तो हमारी कोई जरूरत ही नहीं है अगर आगे करना है। तो इस तरह के लोग बहुत सारे हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको भी कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि जब वो आगे से करवाते हैं, तो जब उन्होंने चाहे क्लाइंट से गुड 10 इवनिंग सर। रुपए लेने हैं, ठीक है, चाहे उन्होंने 20 लाख रुपए लेने हैं, पर आगे भी तो 10 लाख देने हैं। जब आगे 10 लाख देने पड़ते हैं ना, तो उनको बड़ा दुख होता है कि भाई ये तो हमारे ही थे, इससे अच्छा हम खुद ही कर लेते। तो वो कहते हैं भाई 10 लाख रुपए देने से अच्छा है कि चलो 1 लाख रुपए का कोर्स ही कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से सीख ही लेते हैं। तो सीखते हैं फिर। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया कि जिसके अंदर क्लाइंट आपको कोई पैसे ही नहीं दे रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उससे पहले सवाल ले लेते हैं। बोलो रोहित, क्या सवाल है? सर ये जो इस तरीके के बंदे आते हैं कि भाई आप पासपोर्ट ले लो और वीजा दिला लो, ये क्या घाटे का सौदा तो नहीं होता? वह सर आई थिंक मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर अच्छा पैसा दे रहा कोई, अगर उसका वीजा आ रहा है तो उसमें क्या नुकसान है सर? मतलब वो करने में क्या हर्ज है उसमें? कौन कह रहा है कि हर सर? मैंने नहीं कहा सर, कि हर हुई। नहीं मैंने नहीं, आप बोला बता रहे हैं ना कि वो नहीं लेना चाहिए उसका मतलब, आप अगर चाह रहे हो कि उस बिजनेस में जाना चाह रहे हो या नहीं, तो ये तो ये पार्ट आपने ऑफ द सोचना, बिजनेस हो गया ना सर। ये आपने सोचना। अगर आपको लगता है आप इससे पैसे कमा पाओगे, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मैं पासपोर्ट देता हूँ, हाँ जी। आप वीजा लगवा दो। ठीक है, और 10 लाख रुपए ले लो। हाँ जी। जब वीजा लग जाएगा तब, हम्म। जब तक वीजा नहीं लगेगा तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं ये बात आपको बोलता हूँ और मैं कहता हूँ सिर्फ पासपोर्ट दूंगा और कुछ भी नहीं दूंगा, सिर्फ पासपोर्ट, हाँ और जी, काफी लोग कर रहे हैं सर मार्केट में ऐसा कि भाई पैसे वीजा के बाद में, तो उस तरीके से वो क्या। तो जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं दूंगा आपको 10 लाख रुपए, आप पासपोर्ट पकड़ो, हाँ जी। करने के लिए तैयार हो? हाँ जी, मैं तो कर दूंगा सर, अगर मुझे आता होगा वो तो मैं तो करूँगा। आपको आता है या नहीं आता, अभी इस वक्त की सिचुएशन की बात करो। हाँ जो जी। ये काम कर रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्हें वीजा लगाना नहीं आता, वो कोई कोर्स नहीं कर रहे, वो कोई फॉर्म नहीं भर रहे। ठीक है, जो इससे बाहर आना चाहते हैं वो ये कोर्स करते ओके। हैं, जो चाहते हैं ना कि हम ये करना बंद करें और किसी और को आगे दें।
देना बंद करें, खुद करें, तो वो जो कोर्स कर, खुद से करना चाह रहे मतलब आपका। खुद से करना चाह रहे हैं, हाँ ठीक है। जी। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लो पासपोर्ट करो, आप करोगे? सर अगर मुझे आता है तो मैं, हाँ मैं करूंगा सर। चलो, फिर से वही बात बोली आपने कि अगर आता है तो। जिसको नहीं आता वो कैसे करेगा? वो नहीं कर पाएगा सर। चलो, आपको आता है, मैं हाँ ये मान लेता हूँ कि आपको आता है, आपको फॉर्म भरना आ गया, आपको कविंग लेटर लिखना आ गया, ठीक हाँ है, जी। आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाने आ गए, आपको अपॉइंटमेंट लेना आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। फाइनेंशियल्स बनाने नहीं आए, है ना, हम्म। क्योंकि मैंने सिखाया नहीं, ठीक है। जब तक बनाने नहीं आए तो मैं आपको किसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ हाँ कि जी। चलो ये आपसे थोड़े से पैसे लेगा, ये वो भी दे देगा आपको, तो आपको सब कुछ आ गया, फिर तो आ बिल्कुल। गया सब कुछ। बिल्कुल। मान लेते हैं कि आपको सब कुछ आ गया, अब करोगे? हाँ जी करूंगा सर। करोगे, वेरी गुड। अब बनी ना बात। तो अब आपको एक पासपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि उसके ऊपर आपकी क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या खर्चा होगा? सर अभी तो कॉस्टिंग का आइडिया नहीं है, बट आई थिंक धीरे धीरे हो जाए। फिर भी थोड़ा अंदाजा कोई गेस कर लो। सर मेरे हिसाब से खर्चा आता हुआ तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं 1 लाख रुपए मान लेता हूँ, जी। ठीक है। अगर मैं आपको एक ही पासपोर्ट देता हूँ और आप 1 लाख रुपए खर्च करते हो, तो कितने चांसेस हैं कि वीजा आएगा? सर अगर मुझे काम आता है, मैं प्रॉपरली करता हूँ, तो फिर मेरे ख्याल में तो 50-60% होने चाहिए। 10% चांस है कि वीजा आएगा, हाँ जी। ठीक है। 90% चांस है कि वीजा नहीं आएगा, ठीक है। आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया, टाइम कितना लगेगा? टाइम तो सर 2-3 दिन का लगेगा मुश्किल से। टाइम भी लगेगा, करीब 15 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो 15 दिन का टाइम लगेगा, इसके अंदर क्लाइंट जो आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है वो भी आपका दिमाग खाएगा, बार बार आपको फोन करेगा, आपको पासपोर्ट दे रहा है, क्योंकि अपना पासपोर्ट देना अपने आप में बड़ी बात होती है, तो आप उसको टाइम दोगे। फिर बिल्कुल। आप जिससे करवाओगे उसके पीछे आप पड़ोगे, आप उसको बार बार फोन करोगे, वो आपको थोड़ा डांटेगा भी सही कि भाई क्यों बार बार फोन कर रहा है, काम कर तो रहे हैं, ठीक है। वो सब कुछ चलता रहेगा, उसके ऑफिस जाओगे, आओगे, ठीक है, ये सब कुछ होगा, ठीक है। और जिससे फाइनेंशियल्स लेने हैं, जैसे अभी तो मैंने आपको सिखाया नहीं, जिससे आपने फाइनेंशियल्स लेने हैं उसको तो पैसे दोगे तो करेगा, वो तो बिना पैसों के करेगा नहीं, बिल्कुल। क्या उसको अपनी जेब से पैसे दोगे, ठीक है। ये सारा कुछ करोगे, मेहनत करोगे, 10 दिन मान लेते हैं लगे आपके, ठीक है। उसके बाद जब पासपोर्ट वापस हाथ में आया तो वो रिफ्यूजल है, ठीक है, उसमें आपको अप्रूवल नहीं मिला, वो रिफ्यूज हो गया। तो ये फायदे का सौदा रहा कि घाटे का सौदा रहा? नुकसान का ही है सर फिर। तो आप बताओ, करोगे? नहीं फिर तो नहीं। फिर तो नहीं सर करो। बिजनेस में मैंने रिस्क तो यही, होता ही है। वही मैं समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, इस घाटे। बिजनेस में सर रिस्क नहीं होगा तो सर क्या फायदा सर। मैं तो वही तो सिखा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बिजनेस का मतलब ही यही है कि जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट ज्यादा है जी। बिल्कुल ठीक बात है, इक्वली प्रोपोर्शनेट होते हैं वो। ठीक है। अब आप इस बात को समझो कि ये सिर्फ एक पासपोर्ट लेके करना नुकसान का काम है। ये अगर आपने 20 पासपोर्ट लिए, हाँ जी। 20 इकट्ठे दिए आपने किसी को, ठीक है, ओके। उसमें से दो का आ गया, हम्म। ठीक है, तब जाके आप थोड़े फायदे में आओगे। हाँ जी। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग सिर्फ 10 पासपोर्ट लेते हैं, ठीक है, खुद जो खर्चा करना है मार्केट से वो उधार लेते हैं, ठीक है, 10 के 10 रिफ्यूज आते हैं, और ये वो लोग होते हैं कहते हैं हम बर्बाद हो गए। हाँ जी सर। ये वो लोग होते हैं क्योंकि जी जी जी। उनकी खराब किस्मत निकली, या जिसने भी किया चाहे अलग अलग लोगों से करवाया, उन सारे के सारे रिफ्यूज हो गए, तो टाइम भी खराब हुआ, नुकसान भी हुआ, बिल- ठीक है। तो बिल्कुल सर। इसके अंदर नॉलेज होना और नंबर ज्यादा होना और खर्चा कम होना,
ठीक है, जैसे आपने कहा कि 1 लाख रुपया लगेगा, एक्चुअली 1 लाख रुपया नहीं लगेगा। एक्चुअली जो लगता है, जो खुद कर ले सारा कुछ, जो सारा कुछ खुद कर ले, उसका सिर्फ 10,000 रुपये लगेंगे। वो फीस होती होगी सर, वो एम्बेसी फीस वो या कुछ। VFS और एम्बेसी की फीस है, हाँ। हाँ जी। और वो है ही क्या। ठीक है, अच्छे बात। जो खुद कर लेगा उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब आपने 10 फाइल ली, 10 पे वो आपके 1 लाख रुपए लगे, ठीक है, और 2 का आ गया, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था। और वो दो, जो जो जिन 8 का रिफ्यूज हुआ है ना, वो बेचारे अपना मुंह छुपाते फिरते हैं, और जो 2 का लगा है वो इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बनाते फिरते हैं। और बिल्कुल। आप भी, वो 2 ही काफी हैं फिर बिजनेस लाने के लिए। हाँ, उन्हीं को देख के सर बिल्कुल आ की जाएंगे, बात है, सही बात। कौन पूछ रहा है कि 8 जिनका नहीं आया उनकी तरह वीडियो दिखाओ जरा, बिल्कुल। है ना। तो ये है। तो पहली बात तो आपको मैंने ये समझाया कि इस तरह का आपको काम करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो उसके अंदर प्रॉफिट कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, आगे थोड़ी चीजें और इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्लाइंट से कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे की कमिटमेंट ली जाए। कई ऐसे सर भी उनके हैं चांस कैसे जो, बढ़ाते हैं सर, मतलब कि भाई कई, वीजा आ जाए उनको। ये तो आपकी नॉलेज पे है, जैसे जैसे आपके पास नॉलेज आती जाएगी वैसे वैसे चांस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जब, इसमें बेस्ट क्या रहता है सर, टूरिस्ट वीजा रहता है इसमें बेस्ट उनको देना, या वर्क वीजा पे कोडिंग कुछ करा के कुछ सिखा के, कौन सी ज्यादा रहता है सर? देखो दिक्कत ये है कि मार्केट के अंदर जो लोग घूम रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जो चाहते हैं ये वीजा लेना, ये लोग टाइम नहीं देते हैं। ये तो चाहते ही नहीं है कि हाँ ठीक है आप 2 महीने ले लो, 3 महीने ले लो। ये तो कहते हैं कि आज पासपोर्ट लो, 4 दिन के बाद हमें हवाई जहाज में बिठा दो। हम्म। क्योंकि इस तरह का काम करने वाले बहुत सारे बैठे। बिल्कुल। ठीक है, आप पासपोर्ट दो, कल रात को फोन आ जाएगा, हाँ जी पहुंचो एयरपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह के तो ये लोग इंतजार नहीं करते। पर जो इंतजार कर रहा है वो तो पहले से ही कोर्स कर रहा है। हम्म। आपके पास अगर इस तरह के लोग आते हैं कि जो इंतजार करने के लिए तैयार हैं, आपके करनाल में हमारे स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो लोग 6 महीने अपने पास पढ़ाते हैं, 6 महीने फिर यूरोप में पढ़ाते हैं। ठीक है, गारंटी है। वही चीज हम भी कर रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं आप हमारा 2 साल वाला कोर्स करो, 30 लाख रुपए का कोर्स है, गारंटी है। कनाडा चूज करना है कनाडा चूज कर लो, यूरोप चूज करना है यूरोप चूज कर लो। वो तो भेज ही रहे हैं ना, हम कर ही रहे हैं, वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे टेस्टिमोनियल पे। तो जो इंतजार करना चाहता है वो तो 100% गारंटेड है फिर। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट होता है ना, जो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए उसका वीजा तो गारंटेड है। ठीक है, पर इसमें खर्चा हो। ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए कोई जाएगा तो वो स्टडी के लिए पैसे खर्चेगा, कोई वर्क के लिए जाएगा तो या तो सीखेगा, पहले सीखने पे पैसे खर्च करेगा, या फिर जॉब ही पैसे दे के मिल रही हाँ जी। है तो उसके ऊपर पैसे खर्च करेगा। ठीक है, कोई दोनों चीजें नहीं करना चाहता तो सबसे कम पैसों में सबसे कम वक्त में जो होता है वो विजिटर वीजा है। तो वो जुआ है पूरी। कि हाँ जी चलो बिल्कुल। ऐसे ट्राई कर लो, वैसे किसी ने बोला इंस्टाग्राम पे ऐसे कर लो, किसी ने यूट्यूब पे बोला वैसे कर लो, सारा कुछ ट्राई करके मिक्सअप करके ट्राई कर लिया, किसी का आ गया किसी का नहीं आया। सर रिफ्यूजल का रीजन क्या होता है? हाँ जी, रिफ्यूजल के बहुत सारे रीजन होते हैं। रिफ्यूजल के सबसे बड़ा रीजन मैं कहूंगा नकली डॉक्यूमेंट होते वो इंडिया में हैं। सबसे अरे ज्यादा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है हम्म। कि ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं हर एजेंट के पास, जो इस इंडस्ट्री में है उसने अपनी आंखों से देखा है कि नकली डॉक्यूमेंट लगाया वीजा आ गया, असली डॉक्यूमेंट लगाया वीजा नहीं आया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं। जब वो देखते हैं कि यहाँ नकली डॉक्यूमेंट लगाया वीजा आ गया तो कहते हैं औरों के भी लगाओ, लगाते जाओ लगाते जाओ। जिसका आ जाएगा उससे पैसे कमा लेंगे, जिसका नहीं आएगा उससे नहीं कमाएंगे। ठीक है, बट जो नहीं आ रहे हैं, आप ये समझो कि नकली डॉक्यूमेंट तो उसका कारण है ही है कि आपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही नकली लगा दिए, और वो रैंडमली भी अगर चेक हो रहा है तो वीजा रिफ्यूज है। ठीक है,
इससे भी बड़ा कारण बताता हूँ। 70% एप्लीकेशन सिर्फ एप्लीकेशन देख के उसके अंदर ही जो लिखा हुआ है, जो मिसमैच है, उसी को देख के रिफ्यूज कर देते। कहीं कुछ तो बोल एसओपी कुछ, एसओपी का और डॉक्यूमेंटेशन का जो मिसमैच है उसी बेसिस पे। एसओपी का मिसमैच है, कवरिंग लेटर का मिसमैच है, फाइनेंशियल्स का मिसमैच है। हर एक कोई तो सीए है नहीं, जी 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 सर। एक कोई तो अकाउंटेंट है नहीं। अब हाँ आप जी हाँ जी। सोच के देखो कि अगर मैं मुझे कोई बोले कि हाँ जी आप अकाउंटेंट अकाउंटेंट की तरह प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बना दो, तो मैं गलतियां ना करूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। सही बात है। चाहे अपना मैथ्स जितना मर्जी अच्छा हो, चाहे आपने 100 नंबर लिए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर हाँ, आपने लॉस एंड प्रॉफिट रिपोर्ट तो कभी नहीं बनाई ना। ठीक जी है। जी। तो ये सब गलतियों की वजह से रिफ्यूज होता है। स्टेटमेंट कुछ बोल रही है, आईटीआर कुछ बोल रही है। हाँ जी। ठीक है, ये मिसमैच होता है। मतलब फाइनेंशियल्स बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसके थ्रू वीजा रिफ्यूज इससे होता बड़ा है। कारण बता देता हूँ, साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, होटल वाउचर और एयर टिकट। कि वो जो बनाते हैं, समझ गया मैं। वही देख के पता लग रहा है नकली है। नहीं तो कितने तो आप लोग खुद ही बताते हो कि भाई हमने जो होटल लिया था वो booking.com से लिया था, और पेमेंट बाद में करनी थी। जब आप खुद ही कह रहे हो कि हम होटल पहुंच के पेमेंट करेंगे या बाद में करनी थी, तो आपने तो खुद ही कहा कि भाई प्लीज इसे रिफ्यूज कर देना, कहीं गलती से अप्रूव मत कर देना। तो आप खुद कह रहे हो। ठीक है, बोलो संदीप, क्या सवाल है। सर इस केस में हम सिर्फ पासपोर्ट ही लेते हैं उनका, ये एजेंट जो, और कुछ नहीं लेते? कोई फाइनेंशियल कोई कुछ नहीं? फोटो भी नहीं लेते। फोटो भी नहीं लेते? फोटो चाहिए होती है, वो भी नहीं लेते। वो भी पासपोर्ट से स्कैन कर लेते हैं? पासपोर्ट से निकाल लेते। ओके। ठीक है। और सर एक ये होता है इसमें शॉर्ट शॉर्ट वीजा, इसमें क्या डिफरेंस है सर फिर? श्योर शॉर्ट का मतलब है कि 100% गारंटेड वीजा आएगा ही आएगा। सर वो कैसे श्योर होते हैं ऐसे? जैसे जैसे टीचिंग वाले करते हैं ना कि 100% रिजल्ट आएगा यूपीएससी का, वैसे ही होता है। वैसे ही होता है, बिल्कुल मतलब वैसे। श्योर कुछ नहीं है बस? नहीं नहीं, अगर कोई बोल रहा है कि 100% गारंटेड है, हम आप लोगों को ये बात सिखाते हैं, साफ साफ बोलते हैं कि आप किसी को भी 100% गारंटी कभी भी मत। ठीक है। पर जब आप 100% गारंटी बोल रहे हो तो गारंटीड ही है, फिर तो वीजा आएगा ही आएगा। ठीक है। चलिए, एक तो हमने ये क्लाइंट समझ लिया कि जो कह रहा है मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, अब आपके पास क्लाइंट आया जो बेचारा थोड़े बहुत धक्के खा चुका है। ठीक है, जो बेईमान एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, जो खुद ही कहता है कि भाई मैं नहीं करवाऊंगा ऐसे वीजा कि जिसमें डॉक्यूमेंट ही नहीं देने, इसका मतलब तो सब गलत हो रहा है। ऐसा भी तो क्लाइंट है। बंधन बीच में हैंड रेस किया था, बोलो कोई सवाल है तो। फिर आपने हैंड डाउन कर लिया, कोई बात नहीं, कुछ हो तो पूछ लेना। ठीक है। तो दूसरा क्लाइंट कह रहा है कि भाई मैं उसी एजेंट से करवाऊंगा जो मुझे बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उस क्लाइंट ने अपना खुद का एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया कि भाई मैंने उससे करवाना है जो ईमानदार होगा, जो ठीक बात करेगा। ठीक है। अब इस तरह का क्लाइंट जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहता है। ठीक है। टूरिस्ट वीजा के ऊपर वो एलिजिबल नहीं बनता, और स्टूडेंट वीजा लेना चाहता है। जब आप स्टूडेंट वीजा की बात कर रहे हो, तो क्लाइंट जब आएगा तो आप एनालाइज कैसे करोगे कि हाँ ये स्टूडेंट बनने के लायक है या नहीं। तो उसकी स्टडी बैकग्राउंड देख के, बिल्कुल ठीक, और उसका आइल्ट स्कोर देख। आईएलटीएस स्कोर, पीटी स्कोर, या जो भी। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले आपको यही पूछना होता है कि भाई आपने कभी आइल्स का एग्जाम दिया भी है कि नहीं दिया है। कोई ना कोई इंग्लिश का एग्जाम उसने दिया है कि नहीं दिया, पहले ये पूछिए आप। ठीक है। अगर ये कहते हैं कि मैंने कभी इंग्लिश का एग्जाम दिया ही नहीं, ठीक है, तो फिर आप खुद इनका थोड़ा एनालाइजेशन कर सकते कि भाई आप बताओ कि थोड़े बहुत इंग्लिश के सवाल पूछ सकते हो, या एक पेपर बना के रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बना के रख सकते हो कि आप इसका मतलब बताओ। ठीक है। तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है।
आइल्स की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर सैंपल पेपर अवेलेबल है। ठीक है। दूसरा, I am not a English teacher, but I can teach you English, right? But let me tell you that if someone is concentrating on English, अगर कोई टीचर सिर्फ जैसे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ वीजा बढ़ाने, ठीक है, तो मुझसे बढ़िया शायद वीजा कोई नहीं बढ़ा सकता। ठीक है। दिस इज कॉल्ड बीटिंग योर ओन ट्रम्पेट, राइट? गलत बात है जो कि, चलो जो भी है। तो जो सिर्फ आइल्स पढ़ा रहे हैं ना, जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैं उन्हों के चैनल वगैरह का फॉलो करता हूँ, कुछ देखता हूँ मैं खुद भी। ठीक है। वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई उनको देखे तो बिना पैसे खर्चे भी वो आइल्स की तैयारी कर लेगा। ठीक है। और इन सब के चैनल्स पर, इन्हों के डिस्क्रिप्शंस पर सैंपल पेपर अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। इसका एक टेस्ट पेपर आप मुझसे भी ले सकते हो, छोटा सा, जिसमें सिर्फ 4 सवाल होंगे। ठीक है। वो आप मेरे से भी ले सकते हो कि जब कोई कह रहा है कि आप हमारे को मैं आप उसको जज करना चाहते हो कि हाँ जी इसका स्टूडेंट के लिए लेना है इसको या नहीं लेना, तो उसका एक पेपर या तो आप खुद क्रिएट कीजिए, या जो आइल्स के जो ट्रेनर्स हैं उनसे ले लीजिए, नहीं तो मुझसे ले लीजिए। ठीक है। तो जब वो आप लेते हो तो आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट बनने लायक है या नहीं है। ठीक है। तो कुछ आपके पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे पास आइल्स है भी नहीं, मैं दूंगा भी नहीं, जाना भी स्टूडेंट है। ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि नकली आइट सर्टिफिकेट या नकली पीटी सर्टिफिकेट नहीं चलता। ठीक है। पर कुछ कंट्रीज हैं जिसके अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है या इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए इन्हें पिच किया जाता है। जैसे कि शैनेगन के अंदर हमारे को कुछ जगहों पर यह ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है? जैसे कि न्यूजीलैंड के अंदर हमारे को ये ऑप्शन मिल जाती है। तो इसीलिए न्यूजीलैंड की काफी वैल्यू है कि लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है फिर हम आपका न्यूजीलैंड करवाएंगे। ठीक है। हाँ जी। तो इस ढंग से हम इन्हों को सॉर्ट कर लेते हैं कि हाँ जी ये स्टूडेंट बनने लायक है, जो उसने पढ़ाई की हुई है उसी पढ़ाई के हिसाब से उसको आगे पढ़ाई कर। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप एडमिशन करवाओगे तो उसका एडमिशन सर, भी होगा और वीजा भी आएगा। पर आप चाहे, मतलब रिलेवेंट स्ट्रीम होनी चाहिए सर। रेलेवेंसी होनी चाहिए, रेलेवेंसी होनी। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स होना चाहिए, हम कॉमर्स का नहीं दे सकते। नहीं ऐसा नहीं है, साइंस के अंदर हमेशा ये एडवांटेज होती है कि वो कॉमर्स में भी जा सकते हैं और ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हाँ वो तो है, बट कॉमर्स वाले को हैं। साइंस का नहीं दे सकते। हाँ, ह्यूमैनिटीज वाले को आप कॉमर्स का नहीं दे सकते, कॉमर्स वाले को आप साइंस का नहीं दे सकते। फॉर लोग एग्जांपल कर सकते हो। सर, जैसे जैसे कोई ये हो गया जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसे तो कॉमर्स वाले भी ऑप्ट कर सकते हैं। कोई भी कर सकता ओके। है, ह्यूमैनिटीज वाले भी कर सकते हैं, पर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन जो है फिर उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। अगर मैंने मैथ्स पढ़ा है तो मैं बैचलर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ तो मैं मैथ्स में स्पेशलाइजेशन करूंगा। ओके। अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो मैं हिस्ट्री में करूंगा। ओके। ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना होता है। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों ने बायो पढ़ी है वो मेडिकल में ही जाना चाहते हैं, मेडिकल से हाँ रिलेटेड ही जी। जाना चाहते हैं। जिन हाँ लोग, सर, स्कोप भी बहुत है ना मेडिकल का। बिल्कुल स्कोप भी बहुत है, जॉब भी बड़े आराम से मिलती है, पीआर भी बड़े आराम से मिलती है, सिटीजनशिप भी बड़े आराम से मिलती है। सिमिलरली जिन लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है, ठीक है, या जिन्होंने बीटेक किया है, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही करना चाहते हैं। बाकी जो आ गए आपके कॉमर्स वाले, वो एमबीए बीबीए इनके अंदर सूट कर जाते हैं। ठीक है। जो कुछ भी करने लायक नहीं है, ह्यूमैनिटीज में भी बड़े ही कम मार्क्स वाले हैं, तो उन्हों के लिए सबसे बढ़िया कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट। ठीक है। इंडिया होटल में ये। मैनेजमेंट लेबर क्लास के लिए है। होटल मैनेजमेंट बस ऐसा है कि आप एक लेबर को ये सिखा देते हो कि अच्छे से कपड़े कैसे पहनने हैं। ठीक है। और उसे लेबर करो। ठीक है। और वो लेबर करता है खाना लगाना, खाना ले जाना। ठीक है। उससे बढ़िया होता है ट्रैवल एंड टूरिज्म। और ट्रैवल एंड टूरिज्म हर एक कोई नहीं कर सकता, ये भी आप समझिएगा। जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि वो पढ़ाई में इतने खराब रहे हैं कि वो सिर्फ लेबर ही कर सकते हैं।
70% 80% होटल मैनेजमेंट करने वालों को ये बात पता होती है कि उन्होंने जो सिर्फ फिजिकल लेबर के उन्हें पैसे मिलने वाले हैं, अदरवाइज वो उतना अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है। जो थोड़ा ज्यादा अच्छा कर सकते हैं वो ट्रैवल, जैसे एयर टिकटिंग का कोर्स है, पूरी दुनिया में होता है। ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी जॉब लगती है। राइट। ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, ये सब एक जैसा ही है। और जो बिल्कुल इन दोनों के भी लायक नहीं है, फिर वो कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर तो हम लोग रोज देखते ही हैं, आप लोग जो लेबर है वही काम हो रहा है। राइट। तो इस ढंग से आप इनको बाइफरकेट कर सकते हो कि किसने कौन से कोर्स मिला। स्टूडेंट के अंदर अगर आप किसी को डालोगे तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि उनके पास कम से कम 20 लाख रुपए हों खर्च करने के। ठीक है। स्टूडेंट के अंदर और वर्क के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इंस्टेंटली भी पैसा दिखा के हम कर सकते हैं। विजिटर के अंदर बुराई सिर्फ यही है। खैर, हर तरह के रास्ते तो बने ही हुए हैं जो आप आगे धीरे धीरे सीखेंगे। विजिटर के अंदर बुराई यह है कि पैसा नया नहीं होना चाहिए, पैसा पुराना होना चाहिए। ठीक है। अगर कम से कम 3 महीने पुराना हो तो अच्छी बात है। ठीक है। अगर आप कहें कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, नया ही पैसा होगा, तो उसके अंदर चांसेस जरूर घटते हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता कि 100% वीजा रिफ्यूजल ही होगा। ठीक है। तो सर क्वेरी, हाँ जी, बोलिए। सर जैसे सर ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो वो जो फाइनेंस दिखाते हैं वो कहते हैं कि मतलब जो फंड्स होने चाहिए वो 1 साल पुराने या 6 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल मतलब मैंने ऐसा देखा भी है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो कहते हैं पुराने होने चाहिए, पर आप यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि मेरे पास पैसे नहीं ओके। है, और मैंने अभी अभी 12th खत्म की है और मुझे पढ़ने के लिए जाना है। हाँ जी। माता पिता मेरे मान लीजिए बहुत गरीब हैं। ठीक है। हाँ वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते मुझे पढ़ाना, हाँ पर जी। मुझे अपनी मेरिट के बेसिस पर, स्कॉलरशिप के बेसिस पर लोन मिल जाता सर लोन जो होता है ना सर, एक और चीज कहता हूँ सर, लोन जो होता है सर बेसिकली नॉन मॉर्गेज जो लोन होता है वो सर 7 लाख के अराउंड में मिलता है। और मॉर्गेज अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास मॉर्गेज लैंड या इस टाइप का स्टफ नहीं होता जिससे वो इतना बड़ा लोन ले पाए। तो उस केस में क्या करें हम? वो हम बता देंगे कैसे। ठीक है। ओके। लोन मिल सर इसमें स्पॉन्सरशिप कौशल, का भी हो जाता है क्या? जैसे मान लो एक एजेंट है हरियाणा के, लोहान लोहान करके, वो कहते हैं कि आपको फंड्स की जरूरत नहीं है, आपको एक एग्रीमेंट लगेगा, और किसी का भी हो, चाहे वो रिलेटिव भी ना हो, उनके एग्रीमेंट से भी आपके फंड शो करके आप जा सकते हैं, ऐसा करके कहते हैं सर। वो बात आधी ठीक है, आधी गलत है। ओके। ठीक है। उसके अंदर चांसेस कम होते हैं। जो वो कह रहे हैं एक लॉजिक से कहा जा सकता है, बट उसमें चांसेस कम है। उसका एक अलग तरीका है, वो आगे डिटेल में बताएंगे। बट उससे ज्यादा बढ़िया ये होता है कि लोन ले लिया जाए। अब जैसे कि अमन ने कहा कि उनका स्टेटस ही नहीं। ठीक है। स्टेटस चाहे नहीं है, फिर भी 40 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। ठीक है। 50 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। ठीक है। अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ये जो वो मेहनत करेंगे या खर्चा करेंगे, वो लोन मिल जाता है। और लोन तो इंस्टेंट ही होगा। जी लोन इंस्टेंट होगा। लोन तो इंस्टेंट होगा कि भाई मैंने पढ़ाई करने के हाँ लिए जी, लोन हाँ जी, लिया हाँ है। जी। ठीक है। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं, ये बात कहना बिल्कुल ठीक है कि स्टूडेंट के केस में अगर हम थोड़ा इंस्टेंटली भी पैसा दिखा रहे हैं तो भी वीजा ले सकते हैं। ठीक बट ये है। ऑस्ट्रेलिया में ही है, बाकी सब में इतना कुछ स्टफ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ज्यादा हुआ है ना। ऑस्ट्रेलिया ने, देखो ऐसा है कि 1990 तक यूके बुलाया करता था इंडियंस को कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है। हम्म, हाँ जी। 1900 क्या कहते हैं 70 तक हम इंडियंस को वीजा नहीं चाहिए होता था यूके में। यूके के। हाँ ठीक जी। है। और जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, अगर आपके पेरेंट्स, फॉर फादर्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, अगर पाकिस्तान से इंडिया आए तो उनके पाकिस्तान पास, से ही है। है ना,
तो वही उनके पास तो। ऑप्शन थी लंदन जाने की। ओके। अगर वो तब लंदन चले जाते, ठीक है, तो आज आप लंदन में बैठ के सीख रहे होते कि अमेरिका कैसे जाना तो सर हम है तो सर वही से ही आए हुए, आपको पता ही है। है। आज भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि ओके। अगर हमारे फोर फादर्स ने काम किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो हम आज भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते लंदन की। हैं, यूके की। ओके, हाँ लंदन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आज भी अवेलेबल है, राइट। तो आप इस बात को समझो कि पहले क्या होता था और अब क्या हो चुका है। और यही हाल ऑस्ट्रेलिया का होता था, ठीक है, यही हाल कनाडा, यूएसए और कनाडा जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड थे, तो ये तो खुले हुई जगह थी ना कि जो मर्जी आए। हम्म। अब देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में रेफ्यूजी कैंप लगा करता था। हम्म। क्यों? क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक आइलैंड के ऊपर है, तो लोग वहां पर आते थे। वहां पर आज भी वो रजिस्टर अवेलेबल है जिसके ऊपर लोगों के नाम लिखे गए कि हाँ जी ये यहाँ से आया, ये वाली शिप के अंदर आया, और वो सीधा ही सिटीजनशिप मिलती गई। और आज देखिए क्या हाल है। तो धीरे धीरे सारा यही होना है, धीरे धीरे आप देखोगे और 20 से 30 साल के अंदर ये बंद हो जाएगा। और फिर और 30 साल के बाद, मतलब तब हम 100 150 साल के होंगे, 100 साल के होंगे, इतने बूढ़े बूढ़े नहीं होंगे, तब ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा और सब इक्वल हो जाएगा। फिर सबके पास एक कार्ड हुआ करेगा, उनके पुराने स्टेटस के अकॉर्डिंगली उनके फैसिलिटीज या बेनिफिट्स हुआ करेंगे, पर वो जा हर कंट्री में सकते हैं, क्योंकि तब तक पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो जाएगा। हाँ जी, कुछ अभी भी देखो हो हमने जाएगा, वो देखा। सब कुछ अब जब तो यू थंब पर आ जाएगा, सब कुछ थंब पे आ जाएगा, एक एक चीज आपके थंब पर आ जाएगी। अब तो यूपीआई भी होने लग गया फॉरेन्स में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब सब कुछ आपका थंब पर आ जाएगा तो फिर सारे दरवाजे खुल जाएंगे कि हाँ जी आप जहां मर्जी जाओ, आपने थंब लगाना है और हमें पता लग जाना है आपको। ठीक है, तो वो टाइम आने में हो सकता है 60 साल लगे या 50 साल लगे या थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, पर होगा जरूर ये। ठीक है, चलिए जो भी है। तो विजिटर वीजा, ठीक है, विजिटर वीजा के लिए हमारे पास पैसा पुराना होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट कहता है मेरे पास पुराना पैसा है, तो आप उसको एक जेन्युइन विजिटर की तरह अप्लाई कीजिए। ठीक है, और ये सबसे क्लीन काम, सबसे बढ़िया काम है। पैसा कितना होना चाहिए, कोई एक एवरेज आइडिया? जैसे मैंने अगर आप सुना है कि मेरे मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलोगे, ठीक है, अगर हम्म। आप मेरा जो मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप चलोगे, तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी कंट्री में आप जा रहे हो, ओके। आपके अकाउंट के अंदर अगर 12 लाख रुपए नहीं है, तो फिर कोई जरूरत भी नहीं है जाने की। बराबर। तो आपको आराम से जाओ, हम्म। मुंबई मुंबई घूमो, पुणे घूमो, अहमदाबाद वगैरह घूमो, अच्छी जगह है, इंदौर वगैरह चले जाओ, थोड़ी अच्छी जगह है। ठीक है, मैं थोड़े दिन पहले गया था इंदौर, नई सिटी है थोड़ी, कहते हैं क्लीन तो खैर उतनी नहीं थी, पर हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है नॉट बैड। क्लीन का टाइटल है। मैं भी गया था, उज्जैन गया था तो गया था इंदौर। चलिए जो भी है, तो इस ढंग से आप अपने क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और क्लाइंट से कोशिश करनी चाहिए कि ये वाला जो तरीका चल रहा है कि आप पैसे बाद में लोगे, आप उसको एनकरेज ना करके कुछ ना कुछ पैसे पहले लो। ठीक है, तो कुछ कोशिश आपको एडवांस हमेशा में, ये करनी चाहिए। जैसे अगर फॉर आपका क्लाइंट आपको पैसे दे देता है, तो आपका रूल ये है कि आपने उससे पासपोर्ट नहीं लेना। पासपोर्ट नहीं लेना। नहीं लेना, किसी क्यों का भी पासपोर्ट लेना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, आपको पासपोर्ट नहीं लेना। ठीक है, सर? पासपोर्ट अगर तब लेते हैं जब और पैसे, अगर पासपोर्ट नहीं लेंगे तो फिर वो कहीं और इंक्वायरी करता फिरेगा किसी और के हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है। जब उसने आपको 10,000 रुपए दे दिए, करता रहा इंक्वायरी जहां मर्जी, आपको क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसे भी तो बोल सकता है, आपने 10 अप्लाई नहीं करा मेरे को मेरे पैसे वापसी, तो मैंने कहीं और से करा लिया। नहीं, जब आपने 10,000 रुपए लिए हैं तो फिर आप बैठ के उस पे सोओगे थोड़ी ना, आप भी तो काम करोगे, आप अप्लाई कर दो आपने पैसे किस बात के लिए? आपने काम सर करने अब के आपको पता पैसे है लिए हैं। फाइनेंशियल
तैयार करने में और पेपर रेडी करने में कुछ टाइम तो लगता ही है ना सर, टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है ही। कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, अगर आपको अपना काम आता है तो बिल्कुल टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, आप जब उससे 10,000 रुपए ले रहे हो या 1 लाख रुपए ले रहे हो, ठीक है, आप अप्लाई नहीं भी करना चाहते, कम से कम उससे एक डिक्लेरेशन तो लो कि हाँ जी ये पैसे नॉन रिफंडेबल हैं, ये तो मतलब लोगे। कुछ ऐसी प्रैक्टिस में हम और लेके आए कि एक दो, साइन करवाए पेपर। आप इस बात को समझो अमन हाँ जी सर। और सब लोग, कि मैं आपसे कहता हूं मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए, ओके। या 1 लाख छोड़ो, मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए लिए, ओके। मैं आपसे कहता हूँ ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। कोई लिखत नहीं, कोई पढ़त नहीं, कुछ भी नहीं किया हमने। आप एज ए मैन टू मैन क्या मुझसे पैसे वापस मांग पाओगे? इस बात को सतयुग छोड़ो, में होता था सर ये। इस बात को बिल्कुल जी छोड़ो जी। कि मैं देखने में क्या कहते हैं कितना हट्टा कट्टा दिख रहा हूँ, मोटा दिख रहा हूँ, लंबा दिख रहा हूँ, जी वो जी। सब छोड़ दो। उस सब को छोड़ दो, चाहे कोई बिल्कुल छोटी सी हाइट का है, चाहे आप उसको थप्पड़ मारोगे उड़ता हुआ जाएगा, वो सब छोड़ दो। पर आपने फेस टू फेस सामने से सामने ये बात की है कि भाई ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो क्या अब आप उससे कह सकते हो कि पैसे वापस दे दो? ना आप क्या कह ही कर नहीं सकते। सकते। सबसे बड़ी गलती, और अगर आप किसी से कहते हो इस कागज पे साइन कर दो, उस कागज पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे, पर उसने उस कागज को पढ़ा नहीं, आपने उसे पढ़ने दिया नहीं, आपने एक इल्यूजन क्रिएट किया कि हाँ हाँ बस जल्दी से आप साइन कर दो, वो तब भी आपके मुंह पे पैसे वापस मांगेगा कि भाई मेरे को क्या मालूम इसमें क्या लिखा था, मैंने तो आपको पैसे दिए थे, आप मेरे पैसे वापस करो। तो आपका इतना बोल देना काफी है कि भाई ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, लीगल हैसल से बचना है तो साइन भी करवा लो, पर ये जो क्लैरिटी है ना, वो क्लैरिटी रखना बड़ा जरूरी है। भाई जब आपने किसी को बोला कि हाँ जी आप 1 लाख रुपए दोगे, इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं है, तो बात क्लियर हो गई ना। उसके बाद फिर दोबारा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर कोई फिर भी कर रहा है कि नहीं जी हाँ जी वो जी, तो इसका मतलब गलत ही कर रहा है ना, जब क्लियरली मुंह पे बोल दिया गया। ठीक है, तो आपका क्लाइंट, आपने चाहे 10,000 रुपए लिए हैं, अब 90,000 रुपए आपको देगा ही देगा। तो ये आपकी जो म्यूचुअल क्लैरिटी है वो होनी बहुत जरूरी है। आपने जब उससे पैसे ले लिए, ठीक है, अब वो जहां मर्जी जाए आपको उससे कुछ लेना देना। आप इस बात को समझो। ठीक है, ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि दूसरा क्या कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत होता है। आप कहते हो कि नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं पासपोर्ट लूंगा, तो चलो ठीक है, पासपोर्ट अगर आपने रख लिया, मैं आपका क्लाइंट, आपने पासपोर्ट रख लिया, मैं आपसे 3 दिन के बाद आके कहता हूँ मेरा पासपोर्ट वापस कर दो, तो पैसे वापस नहीं दोगे मुझे पासपोर्ट? आप कहोगे कि नहीं मैं तो काम करवा रहा हूँ ये वो, मैं कहता हूँ नहीं मेरा पासपोर्ट वापस दो, अभी मैं पुलिस बुला लूंगा। देना पड़ेगा। चलो मान लो मैं ऐसा नहीं करता, आपने पासपोर्ट रखा, भगवान ना करे आपके ऑफिस में आग लग गई, पासपोर्ट पासपोर्ट भी जल गया। चोरी हो गई, कुछ भी हो गया। ठीक है, एक ट्रैवल एजेंट के ऑफिस का इंटेग्रल पार्ट होता है स्टील का, क्या कहते हैं, ट्रेजरी मतलब तिजोरी। ठीक है, लॉकर, चाहे आग लगे, और वो भी वो वाली जो आग में भी, खैर लॉकर जो होते हैं वैसे भी नहीं जलते, इफेक्ट नहीं होता है, तो पासपोर्ट को उसके अंदर रखा जाता है। आप में से कितने अपना ऑफिस खोलकर बैठे हैं और कितने इसको प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं मुझे मालूम है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है और आपको भी मालूम है। नहीं, सही है। ठीक है, हाँ, ताला है, वही लकड़ी की अलमीरा बनवाई हुई है, लकड़ी की टेबल, उसी में एक ड्रॉर है, ड्रॉर के अंदर पासपोर्ट रखे हैं सारे। ठीक है, कल को अगर चोरी हो गई, चोरी हो गई, आग लगने को छोड़ो, तो जो चोर आया उसको नहीं मालूम उसमें क्या कागज है नहीं है, वो पासपोर्ट भी सबके ले गया। अब आप समझाते रहो कि नहीं भाई कैमरा में देख ले चोरी हुई है, क्लाइंट मानेगा ही नहीं। सर किस टाइप की अलमीरा पेस्ट्री जो होती है वो? भाई बड़ा सिंपल है, गूगल करके देखिएगा अपना, बढ़िया सी, क्या कहते हैं, मैं तो कहूंगा 600 kg का लॉकर आता है, उसको कोई चोर लेकर भी नहीं भाग सकता। ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं आता, 3 लाख रुपए का आता है। उसको लो, उसको रखो,
और अगर नया घर बनवा रहे हो तो नीचे बेसमेंट में बनवा लो, एक जगह बनती है उसकी, उसके अंदर रख दो। तो चोर भी ढूंढते रहेंगे, वह मिलेगा नहीं। फिर चाहे उसमें जो मर्जी रखो, ठीक है, चाहे उसमें आप रॉकेट लॉन्चर रखो। चलो वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। तो पासपोर्ट नहीं लेना चाहिए, और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसका आप वीजा अप्लाई कर रहे हो और आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़े अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है। आपको जरूरत ही नहीं है। क्लाइंट से पैसे लो, डॉक्यूमेंट जो लेने हैं वो लो, जब पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो क्लाइंट खुद लेकर जाएगा, ठीक है। अगर हमने जमा करवाना है तो भी हम डिक्लेरेशन लेंगे, ठीक है, फिर अपने पास पासपोर्ट रखेंगे, और उस डिक्लेरेशन के अंदर ये बात लिखी हुई होगी कि हम रख जरूर रहे हैं, बट इन केस ऑफ एनी लॉस और डैमेज वी वोंट बी पुट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। किसी भी अनफोन रीजन से, जैसे मान लो चोरी हो जाती है, आपने अपने ऑफिस बॉय को भेजा कि ये ले पासपोर्ट, जाके फोटोकॉपी करवा कर लिया या स्कैन करवा के लिया, और वहां पर किसी ने उसका बैग ही छीन लिया सोच के कि उसमें पैसे हैं, है ना। तो ये आपके पास डिक्लेरेशन होनी जरूरी है, और ये आपको संभाल के भी रखनी चाहिए। तो इसका सैंपल मैं आपको दे दूंगा, इसका फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जब क्लाइंट आया, क्लाइंट से आपने पूछा कि हाँ जी किस तरह का वीजा चाहिए, उसने कहा मेरे को टूरिस्ट वीजा चाहिए। अगर टूरिस्ट वीजा के अंदर वो पैसे नहीं दे रहा तो उसका प्रोसेस आपने समझ लिया। कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा, तो उसके हिसाब से आप चलोगे, ठीक है। और जो सारे डॉक्यूमेंट दे रहा है उससे सिर्फ आप अपने टाइम के पैसे लोगे, ठीक है। आपका जितना टाइम लगना है, जब वो सारे डॉक्यूमेंट दे रहा है तो कह रहा है भाई मैं आपको फाइनेंशियल्स भी दूंगा, जो आपको चाहिए आप मुझे बताओ, मैं दूंगा, आप मेरा वीजा अप्लाई करो, ठीक है। तो आपके जो नॉमिनल चार्जेस हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंगली, आप वो, एक सेकंड, तो वो पैसे आप उनसे लो और जाने दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैंडल द क्लाइंट। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि क्लाइंट के केस में हैंडल करनी मुश्किल है, या क्लाइंट पूछेगा तो हम कैसे जवाब देंगे, तो वो आप मुझसे पूछिए। सर अगर क्लाइंट यूपीआई करता है तो उसके पास प्रूफ तो होता ही है, मतलब वो कोई भी एक्शन ले सकता है। क्या फिर से बोलना विषय? जैसे कोई क्लाइंट यूपीआई पेमेंट करता है तो उसके पास प्रूफ तो होता है। हाँ, यूपीआई पेमेंट? ऑनलाइन पेमेंट। हाँ जी। हाँ बिल्कुल होता है। उसके पास मतलब कुछ एक्शन के लिए कुछ प्रूफ होता है, तो वो कुछ एक्शन तो हमारे खिलाफ ये ले जो सकता है। क्या खिलाफ एक्शन लेगा, आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है। आपने मेरे को पेमेंट की, मैं वीजा एजेंट हूँ, ठीक है। यूपीआई छोड़ो, मैंने खुद आपको कहा कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसके अंदर आप पैसे डालो, ठीक है। आपने पेमेंट की, चाहे वो 2 रुपए की पेमेंट है, चाहे वो 2 लाख की है, चाहे 2 करोड़ की है, मैंने आपको वहीं के वहीं रिसिप्ट दे दी। रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। और साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज द चार्जेस ऑफ माई कंसल्टेंसी, 100% नॉन रिफंडेबल। तो पैसे तो आप सिर्फ गाइडेंस के, कंसल्टेशन के ले रहे हो, ठीक है। पेमेंट आपने की, मैंने सरकार को उसका जीएसटी पे कर दिया, ठीक है। 2 लाख रुपए लिए, जो जीएसटी बना वो मैंने आगे पे कर दिया, ठीक है। 36,000 रुपए गवर्नमेंट को भी पे कर दिए। मैंने आपसे क्या गलत पैसे लिए, क्या एक्शन लोगे आप मुझसे, मैंने क्या गलत किया आपसे? कंसल्टेंसी दी, उसके 2 लाख रुपए ले लिए मैंने आपसे। रिसिप्ट देनी जरूरी होती है। क्या जरूरी होती है? रिसिप्ट देनी, क्लाइंट को रिसिप्ट देनी पेमेंट की जरूरी होती है। बिल्कुल जरूरी होती है भाई, बिल्कुल जरूरी है। आप किसी से भी किसी भी प्रकार की, आप कुछ और डिलीवर करो या ना करो, रिसिप्ट जरूर डिलीवर करो। बिल डिलीवर करना, और आधे से ज्यादा लोग बिल पढ़ते नहीं है, ना पढ़े, आप अपना बिल पे करो,
और क्या कहते हैं, आपको आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, आपको एक वो मिला होगा, क्या कहते हैं, रिसिप्ट मिली होगी। ठीक है, हमारे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं है वो सब छोड़ो आप। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू टू क्रिएट योर ओन इनवॉइस। ठीक है, फ्री फॉर्मेट है, उसमें जो आपने कंडीशन लिखनी है वो लिखो, अपनी कंपनी की डिटेल डालो, रिसिप्ट दे दो। मिली रिसिप्ट आपको? पढ़ी आपने? पढ़ी नहीं? ठीक है, रिसिप्ट सर लिख। वो फॉर ये सर वो बिल कह रहे हैं जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ी। ठीक है, 2-3 घंटे से खाली बैठे हुए थे, ये बात नहीं, शुरू में आते ही मैं वही भाई, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने भी कल कुछ बड़ा महंगा सा खरीदा, उन्होंने मुझे कहा कि सर आपने चेक कर लिया? मैंने उन्हें बोला मैं चेक करता ही नहीं हूँ जी। कोई भी नहीं पढ़ता सर वो तो सच में। कोई भी नहीं पढ़ता, अकाउंटेंट वो भेज दी बस, आगे वही देख लेना। कोई भी नहीं पढ़ता। बट उसमें जो लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, पूछिए क्या सवाल। सर मैंने जीएसटी नहीं लिया है, जीएसटी नंबर नहीं लिया है, तो फिर इनवॉइस सर हम कैसे, एक माय बिल बुक करके एप्लीकेशन है वो यूज करता हूँ मैं तो। अपना कंपनी का विदाउट जीएसटी भी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर तो डालते हो ना? हाँ वो डालता हूँ। जब तक 20 लाख तक की आप वो नहीं कर लेते हो, तब सर्विसेज, तब तक जीएसटी की नीड नहीं होती। तब तक जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, पर वॉलेंट्री आप ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ वॉलेंटरी तो कोई वॉलेंट्री भी आप ले, ले सकते हैं। वॉलेंटरी तो कोई भी ले सकता है। ठीक है, सर पर 20 लाख का मैंडेटरी नहीं। ट्रांजैक्शन, 20 लाख का ट्रांजैक्शन। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, 20 लाख का ट्रांजैक्शन जब तक नहीं है आपका, तब तक मैंडेटरी नहीं है। आप पहले से लेना चाहो, कोई भी जो बढ़िया कंपनी खोलता है वो लेता है, चाहे उसका ट्रांजैक्शन 1,000 रुपए का। ठीक है, जीएसटी नंबर होना एक रिलायबिलिटी है। या ठीक है, पर आप जैसे भी पैसे ले रहे हो, आप उन पैसों का क्या कहते हैं, ब्योरा अपने पास रखें। ब्यौरा तो दोगे, सरकार को भी बताओगे। ठीक है, वो होना जरूरी है। जैसे आपने कहा ना कि आप ऐप यूज कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड रखो अपने पास। ठीक है, और उसके हिसाब से चाहे आपकी ट्रांजैक्शन 20 लाख तक पहुंचे या ना पहुंचे, जितना आपका टैक्स बनेगा वो टैक्स पे करना है आपने। ठीक है, बोलिए मंजीत सिंह जी, क्या सवाल। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एज पर गवर्नमेंट कोई ऐसा स्पेसिफिक अमाउंट है कि हम इससे ज्यादा फिर से फॉर बोले, कंसल्ट। बीच में आवाज चली गई आपकी। सर जैसे कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसा रूल है कि हम इस अमाउंट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते फॉर कंसल्टेंसी। हाँ बिल्कुल, देखिए आपकी, अब अगर आप चार्ज करना चाहो कुछ भी कर लो। ठीक है, बट ये आपकी क्वालिफिकेशन और प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, अगर किसी का अभी बिल्कुल काम उतना नया नया है, कोई वही नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है मैं 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसकी स्क्रूटिनी होगी। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि 10,000 रुपए से ज्यादा कैश भी नहीं लेना है। अगर आप कह रहे हो कि हाँ जी मैं कैश लूंगा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो भी गलत है। आप अगर वैसे भी अगर ज्वेलरी की शॉप में जाओ, ठीक है, या कार भी खरीदने जाओ, तो वो भी कह रहे हैं ना कि हाँ हम 2 लाख रुपए से ज्यादा आपसे कैश नहीं लेंगे। ठीक है, उसके अंदर भी 50,000 रुपए से ज्यादा जब आप देते हो तो पैन कार्ड चाहिए होता है। ठीक है, तो कैश भी ज्यादा नहीं लेना है, और अपनी क्या कहते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंगली जितने आपके पास क्लाइंट आते हैं, और आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उससे लिंक्ड, ठीक है, जितना आपका काम पुराना है उसके अकॉर्डिंगली आप कंसल्टेंसी अपनी चार्ज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम बहुत ज्यादा चार्ज कर लो। ठीक है, इट हैज टू बी समथिंग रियलिस्टिक। ठीक है, सर ये गुजरात में अभी एक क्लाइंट में ट्रेंड चल रहा है कि पेमेंट आफ्टर वीजा भी नहीं, आफ्टर इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद, तो नहीं, वैसे ये भी क्लाइंट को गलत है। सर कैसे। ये भी आधी इंफॉर्मेशन है। पेमेंट कनाडा के अंदर पहुंच के होटल के अंदर खाना वाना खा लो, 2 दिन सो जाओ, उसके बाद। ठीक है, ये कनाडा भी हो सकता है, ये यूएसए भी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें भी। आपको जब आप पहुंच जाओगे वहां पर अपना बंदा मिलेगा, वो भी काले रंग की गाड़ी में ले जाएगा, रात को न्यूयॉर्क भी घुमाएगा। ठीक है, 2-3 दिन पार्टी करने के बाद। ठीक है, ऐसा भी है। तो
तो वैसे क्लाइंट को सर हम कैसे फेस तो करें? वहां पर जो काली गाड़ी के अंदर घुमाएगा, पार्टी करवाएगा, वो 3 दिन के बाद जब पैसे मांगेगा तो वो पैसे एक ही बार मांगेगा। अगर पैसे नहीं दोगे तो उसके पास बहुत सारे और तरीके होंगे। आप सोचो, ऐसे इंसान को आप कहीं पे ले जाके गोली अगर कोई मार दे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप समझो इस बात को। ठीक है। तो ये आपका अगर इतना बढ़िया नेटवर्क है, भाई पैसे बाद में दोगे ना। रीच, रीच के पैसे बताओ भाई आप। ठीक है। तो जहां पर आप रीच करवा रहे होते हो वहां पर आपका नेटवर्क होता है। पैसे नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है। फिर जहां पर रहता है वहां पे भी आपका नेटवर्क होता है। जिस गांव का है, जिस शहर का है, ठीक है, कोई ना कोई तो उसके पीछे घर वाले होंगे, तो उसके घर में बैठ जाते हैं जाके, हाँ जी पैसे दो। समझे? तो ये होता है। ठीक है। ऑब्वियसली इन चीजों के पैसे ज्यादा होते हैं, और ये वो लोग डिमांड करते हैं जो पैसे, वीजा लिया, वीजा तो मिल गया, पैसे दे दिए और फिर एयरपोर्ट से वापस आ गए। फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वीजा भी ले लिया, एयरपोर्ट में भी बैठ गया, मतलब एयरपोर्ट से भी क्लियर हो गया, इमिग्रेशन से भी क्लियर हो गया, हवाई जहाज में बैठ के वीडियो बना दी कि हाँ जी पापा मैं बैठ गया हूँ, आप पैसे दे दो। ठीक है। पापा ने पैसे दे दिए, जैसे ही पहुंचा वहां पर से उन्होंने वापस लौटा दिया कि बेटा पैसे कम मिले हैं, वापस जाओ। ठीक है। फिर अब ये इसको और अक्कल आ जाती है, फिर वो कहता है भाई मैं पहुंच जाऊंगा, फिर वहां जाके देखूंगा। ठीक है। फिर ऐसे पहुंच जाता है, बाहर बैठता है काली रंग की गाड़ी में, फिर कहता है पापा मैं पहुंच गया हूँ, पैसे दे दो। फिर पापा पैसे दे देते हैं। फिर 3 दिन के बाद बेटा कहता है कि पापा ये यूएस से नहीं है, ये तो जमाइका है, मुझे लगा यूएस से है। ठीक है। अब और अक्कल आ गई। अब अगली बार कहता है कि नहीं, मैं टाइम स्क्वायर पे घूमने के बाद आपको पैसे दूंगा। जब मुझे विश्वास हो जाएगा, मेरे घर वाले देख लेंगे हाँ ये टाइम स्क्वायर है, फिर मैं पैसे दूंगा। कहने कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम स्क्वायर इज अ रेड लाइट एरिया। ठीक है। तो अगर किसी को ये लगता हो ना कि टाइम स्क्वायर बड़ी ही इट्स अ हैपनिंग प्लेस, मैं तो चाहूंगा कि मेरा क्या कहते हैं अपना घर जो है मैनहट्टन में, और टाइम स्क्वायर मेरे घर से जैसे यहाँ से दिखाई देता है बारह खंबा और राष्ट्रपति भवन, वहां से मुझे टाइम स्क्वायर दिखाई दे। ठीक है। मेरा ड्रीम है right? और वो ड्रीम मैं फुलफिल कर लूंगा थोड़े सालों में। राइट। इतनी अच्छी जगह जरूर है, पर ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर तरह के गलत काम होते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है सर। आपने टाइम एक्सपीरियंस स्क्वायर। किया, वेरी गुड। आपने किया ही है। देखो, यस। देर आर लॉट ऑफ गर्ल्स विच आर नॉट वेयरिंग क्लोथ आर एंड स्टैंडिंग देयर फॉर द फोटोग्राफ्स। आपने अपनी आंखों से देखा ही होगा। ठीक है। तो ये तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप वहीं ड्रग्स बिक रही है, हजारों चीजें हो रही है, बट फिर भी है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है। नो डाउट द फील टाइम्स ऑफ टाइम स्क्वायर हैज, मेरे को तो कहीं और मजा आया नहीं। वो जो भी है। ठीक है। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? आंसर बाकी जो हम किसी को, जो हम उन्हें स्लिप देते हैं कि हाँ भाई हमने 10,000 रुपये ले लिया, वो स्लिप देने से ज्यादा मेरे हिसाब से उस पे नोट ज्यादा जरूरी है कि इट इज 100% नॉन रिफंडेबल। हाँ, मैंने यही तो समझाने की कोशिश की कि अगर आपने साफ साफ मुंह पे बोल ही दिया कि भाई ये वापस नहीं होगा, तो बात खत्म। अगर आप ये चीज क्लियर ही नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। तो ये ओके सर। क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जो आप पैसे दे रहे हो ये 100% नॉन रिफंडेबल है। एम्बेसी भी ये बात बोल रही है। ठीक है। एम्बेसी पर उसको उतने अच्छे ढंग से नहीं बोल रही जितने अच्छे ढंग से आपके लिए बोलना जरूरी है, क्योंकि दैट पर्सन इज कमिंग एंड स्टैंडिंग एट योर हेड। वो तो आपके सिर के ऊपर आके खड़ा होगा ना। ठीक है। एंड दूसरा सर, अभी जो एक फ्लाइट जो यूएई से फ्रांस गई थी, बाद में वापस आ गई थी, जिसमें सब वो डिपोर्ट होके आए थे, तो उसके बाद एज पर द न्यूज सब पेपर्स उसमें सब रिपोर्ट हो गए, नहीं आए थे। करीब कुछ रह गए तेरह थे। 13 लोगों ने असैलम लिए। अच्छा सर। और मैं भी यही उसमें कहने वाला भी था। एक शायद एक का तो पासपोर्ट ही फर्जी था सर। एक ही का फर्जी था।
मैंने तो एक ही का पढ़ा सर, बाकी पता नहीं अब अंदर में क्या चल रहा। चलो ठीक है, दुबई तो हब है, आप दुबई में बैठे हो। एंड सेकंड सर, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स दैट एनी एजेंट कैन टेक ओनली 30,000 फ्रॉम द स्टूडेंट। 30,000 सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी के आप ले सकते हो, कि आप कह रहे हो कि हाँ मैंने गाइड किया तो मैंने 30,000 रुपीज चार्ज किए, ठीक है। यस सर। बट देर आर मेनी अदर वेज टू चार्ज फॉर। ओके सर, जैसे कि आगे बताएंगे, आगे पेपर। बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों की 6 बजे मेरे साथ क्लास थी और जिन्हों का नया कोर्स है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं परसों फ्राइडे को 6 बजे। और बाकी जिन लोगों का पहले से कोर्स चल रहा है उन्हों की आज लास्ट क्लास है, तो मैं एक बार मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।